आप पत्नियों को कितनी बार वीडियो के माध्यम से या वैसे भी काउंसलिंग के माध्यम से, मीडिएशंस के माध्यम से हम बार बार ये कह चुके हैं कि प्लीज़ झूठी कंप्लेंट्स करने से बचिए, प्लीज़ झूठे केसों की धमकी देने से बचिए, बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी देने से बचिए। बुजुर्ग सास ससुर को प्यार मोहब्बत या इज्जत से रहने के लिए उनको छोड़ दीजिए, उनको झूठे केसों में ना लपेटिए। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अक्सर एक बात कहते हैं कि उनकी पत्नियां जब लड़ाई झगड़े पर आती हैं तो वो किसी भी हद तक अपने आप को गिराने में बाज नहीं आती। वो छोटी छोटी बातों पर झूठे आरोप लगाती हैं, वो बिना किसी बात पर बार बार पुलिस को बुलाए जाने की धमकियां देती हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस परिवार के अन्य सदस्य जैसे बुजुर्ग ससुर, जीजा या घर के अन्य पुरुष सदस्यों के ऊपर रेप तक के झूठे लांछन लगाने में नहीं अपने आप को रोकती। अगर इसी तरह की परिस्थितियां आपके साथ भी हों तो आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ठीक इसी तरह का केस, बिल्कुल ठीक इसी तरह के लांछन लगाती हुई पत्नी, बिल्कुल ठीक इसी तरह से पुलिस को बार बार बुलाए जाने की धमकी देती हुई पत्नी, बिल्कुल ठीक इसी तरह से अपने बुजुर्ग ससुर को रेप के झूठे लांछन तक लगाने की कोशिश की, ऐसा ही केस पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। आइए देखते हैं और समझते हैं कि इस केस में क्या निर्णय सुनाया गया कोर्ट के द्वारा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले तो आप सभी को ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार इस केस का टाइटल क्या है। इस केस का टाइटल है कुलविंदर सिंह गहलोत वर्सेस परमिला और ये बहुत पुरानी जजमेंट नहीं है। आज से ठीक 2 दिन पहले यानी कि आज है 24 अगस्त 2023 और 22 अगस्त 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस केस में फैसला आप पति पक्ष के पक्ष में सुनाया गया। आइए सुनते और समझते हैं। इस केस में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुरेश कुमार कैथ साहब और ऑनरेबल एमएस जस्टिस नीना कृष्णा बंसल जी ने ये बहुत ही प्यारा फैसला सुनाया है आप लोगों के फेवर में। ये जो फैसला आया है, ये फैसला आया है पति के द्वारा की गई अपील के अंदर, क्योंकि इस पति ने निचली कोर्ट में क्रुएलिटी और डिजर्शन के ग्राउंड पर डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी, जिसको 14 फरवरी 2009 को फैमिली कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया था और उसके बाद ये अपील लेकर के पहुंचते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। आइए समझते हैं कि क्या फैक्ट्स है इस केस में। इन दोनों की शादी यानी इस पति और पत्नी की शादी 15 फरवरी 2002 को होती है और इस शादी से निशा बेटी 23/11 को और रोहन एक बेटा 16 जुलाई 2006 को पैदा होते हैं। यहाँ पर पति डिवोर्स पिटीशन में कहते हैं कि उनके साथ उनकी पत्नी ने शादी से अगले दिन से ही प्रॉपरली बिहेव नहीं किया, उसके साथ हर रोज़ छोटी छोटी बातों पर लड़ा करती थी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस घर के जितने भी पुरुष सदस्य थे उन सभी को वो डॉग यानी कुत्ता कह करके पुकारती थी और जितनी भी महिलाएं इस घर में थे उन सभी को बिचेस यानी कुतिया कह करके वो पुकारा करती थी। शादी के 1 महीने बाद ही ये मायके चली जाती हैं और उसके बाद वो आराम से बार बार बुलाने के बावजूद भी वो 1 महीने के बाद वो वापस आती हैं और आते ही वो अलग घर में रहने की जिद करने लग जाती हैं। 2 अगस्त 2002 को ये पत्नी फिर से अपने मायके चली जाती हैं अपने भाई के साथ और बहुत मिन्नतें की जाती हैं इनके पति के द्वारा और आखिरकार ये किसी तरह से वापस आ जाती हैं। ऐसा 1 या 2 बार नहीं हुआ बल्कि ये पति अपने डिवोर्स पिटीशन में लिखते हैं कि ऐसी परिस्थितियां बहुत बार बार आई, बार बार इसकी पत्नी मायके चली जाया करती थी और बार बार हर बार मिन्नत करने के बाद वो वापस आया करती थी।
इस डिवोर्स पिटीशन में पति महोदय एक बात का और जिक्र करते हैं कि 15 सितंबर 2002 को ये हस्बैंड अपने एक फ्रेंड के साथ अपने ससुराल में गए। वहाँ पर इनके साथ बहुत ही बुरी तरह से ट्रीटमेंट किया गया, इनको बहुत ही तरह से ह्यूमिलिएशन इनको सहनी पड़ी। और ये अपने ससुराल में गए थे क्योंकि इनकी पत्नी के भाई ने इनको न्योता दिया था कि इनकी पत्नी की बहन की शादी है। ये अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इनके साथ इल ट्रीटमेंट होता है। इनको बार बार बिन बुलाए मेहमान कह करके बुलाया जाता है और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, उनको एकदम से वापस जाने के लिए कह दिया जाता है। खैर 23/11/2003 को निशा इनके बीच इनकी बेटी का जन्म होता है। ये बेटी का जन्म भी पत्नी के मायके में होता है। और यहाँ पर ये भी आप सभी को बताना गौरतलब होगा कि इस बच्ची के जन्म की बात को पति से छुपाया जाता है। ये पति जब 2/12/2003 को ससुराल में फ़ोन करता है तो वहाँ पर इनको छोटी साली के माध्यम से ये पता चलता है कि इनको एक बेटी हुई है पैदा, लेकिन साथ ही एक धमकी भी मिल जाती है इनकी साली की तरफ से कि अगर वो यहाँ पर पहुँचे, यानी कि वहाँ बच्ची को देखने के लिए पहुँचे, तो उनकी पिटाई कर दी जाएगी। खैर कुछ समय के बाद दोनों परिवारों के बीच में मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि ये जो पति महोदय हैं ये अपने घर के बड़े सदस्यों को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि एक बेटी का भी जन्म हो चुका है तो इन चीज़ों को सुधार लिया जाए। खैर किसी तरह से एक मीटिंग बुलाई जाती है, बीच बचाव में आस पड़ोस के लोग भी होते हैं और गणमान्य समाज के लोग भी बैठते हैं और वो किसी तरह से अपने मैट्रिमोनियल होम को ये पत्नी ज्वाइन कर लेती हैं। 2 महीने तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जुलाई 2005 में जिस समय पर पति महोदय घर पर नहीं थे, ये पत्नी पुलिस को बुला लेती हैं, पुलिस को कॉल करती हैं और ये कहती हैं कि इनके पति के साथ झगड़ा हो रहा है, जबकि पति महोदय घर पर मौजूद भी नहीं थे। 22 जुलाई 2005 को इनके पति जब पुलिस स्टेशन सरोजनी नगर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि पत्नी के परिवार के लोग भी मौजूद हैं और पत्नी वहां पर साफ साफ कह देती हैं कि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती। खैर किसी तरह से ये मैटर रिजॉल्व होता है और हस्बैंड के पिताजी ये अश्योरेंस देते हैं कि वो कुछ पैसा देंगे अपने बेटे यानी कि इस पत्नी के पति को, और वो अपना एक बिजनेस सेटअप करेंगे, एक शॉप वहां पर खोलेंगे। यहां बात नहीं खत्म हुई। थोड़े समय के बाद ये पत्नी अपने ससुर जी के खिलाफ रेप के झूठे लांछन लगा देती हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए इस पत्नी के ससुर जी और इस पति के पिताजी ये इनको डिसइनहेरिटेट कर देते हैं। स्टेटमेंट्स जो अखबार है उसके अंदर निकाल दिया जाता है कि इन्होंने अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए इन दोनों से। ये पति इस शॉप को चलाने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन पत्नी के छोटे छोटे झगड़े, बार बार की कलेश कलह और उनका एक क्रूअलसम बिहेवियर होने की वजह से ये शॉप ठीक से नहीं चला पाते हैं और अलग अकोमोडेशन होने के बावजूद भी ये अपना बिहेवियर को ठीक नहीं करती हैं और वहाँ पर ये क्या करती हैं कि अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को बुलाना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर ये अपने पति के साथ अलग से रह रही थी। इन दोनों के बीच में लगातार झगड़े चलते चले जा रहे हैं। 107-51 CRPC के तहत बहुत बार कलंदरा बना। SDM महोदय के सामने 3 बार प्रोसीडिंग्स चली 107-151 के अंदर। इतना ही नहीं, इस पत्नी ने एक FIR लॉन्च करा दी अपने पति के खिलाफ 498A 406 34 IPC के अंदर और 2 अगस्त 2002 को ये पत्नी अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके में चली जाती है बिना किसी कारण के। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रूअलिटी है, ऐसा कहना है इस पति का। क्रूअलिटी का जो इन्होंने डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी नीचे फैमिली कोर्ट में, उसमें, और ये सब बातों का वर्णन करते हुए ये यहाँ पर डिवोर्स को क्लेम करते हैं और साथ में ये ग्राउंड लेते हैं डिजर्शन और क्रूअलिटी को। ये पत्नी अपना WS यानी कि
रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करती हैं और एक नई ही स्टोरी यहाँ पर बताती हैं। ये कहती हैं कि शादी के बाद से ही इनसे डाउरी की डिमांड्स होती रही हैं और हैरेसमेंट होती रही है। सारी ज्वेलरी इनकी सास ने रख ली है, ऐसा कहना है इस पत्नी का अपने WS में। और ये कहती हैं कि इनकी जो सासू माँ है फेस्टिवल्स पर, ओकेजन्स पर भी इनको ज्वेलरी पहनने के लिए नहीं देती हैं। ये कहती हैं कि इनके साथ बहुत इल ट्रीटमेंट हुआ है, अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है और इन लोगों के क्रूअल बिहेवियर की वजह से ही इनको मायके में जाकर के रहना पड़ा है। और मायके में जब वो रहती थी तो इनका पति इनसे बार बार माफ़ी मांगता था और उनके माफ़ी मांगने के बाद ये वापस आती थी, लेकिन वापस आने के बाद भी इनके पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों का व्यवहार नहीं बदलता था, इसलिए इनका ससुराल में रहना दुभर हो गया था। इनके पति ने इनको घर से निकालने की भी कोशिश की। इसी वजह से इन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया कि शेयर्ड हाउस होल्ड से इनको डिस्पोजेस ना किया जाए। इतना ही नहीं, इस पत्नी ने अंडर सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी एक कंप्लेंट फाइल की और वहाँ पर इनको एक अलग कमरा और 5,000 रुपया अलग से हर महीने देने का एक ऑर्डर पास हो गया। ये आगे रिटर्न स्टेटमेंट में ये भी कहती हैं कि ये पति से पूछे बगैर कभी भी बार बार अपने मायके नहीं गई, बल्कि जो इनके साथ हैरेसमेंट हुआ है, इनके साथ जो इल ट्रीटमेंट हुआ है, इसी की वजह से उनको छोड़ना पड़ा है ये ससुराल। खैर, इसके बाद गवाहियाँ होती हैं, गवाह पेश किए जाते हैं और उसके बाद जो प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट हैं उन्होंने सारी चीज़ों को देखने के बाद, सारी गवाहियों को देखने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, सारी सबमिशंस को सुनने के बाद कहा कि इस घर में लड़ाई और झगड़ा वाकई में बहुत ज़्यादा था। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थे, लेकिन असल में क्रुएलिटी तो पति पक्ष ही कर रहा था। ये कहना सही है कि 498A, 406, 34 IPC का एक केस जो कि पति और उसके घर के अन्य सदस्यों के खिलाफ दाखिल किया गया था या लॉन्च किया गया था इस पत्नी के द्वारा, इसमें ये सभी लोग बरी हो जाते हैं। लेकिन उसमें बरी होना और सिविल केस का चलना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। और क्योंकि वो उसमें बरी हो गए थे तो ये क्रुएलिटी नहीं कही जा सकती। यहाँ पर फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज साहब ने कहा कि इससे क्रुएलिटी साबित नहीं होती। और एक बात और कही फैमिली कोर्ट ने कि 2 अगस्त 2002 में चाहे उसने यानी कि इस पत्नी ने घर छोड़ा, लेकिन बिना कारण के नहीं छोड़ा था, उसको बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट हो रहा था, इस वजह से उसने घर छोड़ा था। और ये जो पिटीशन फाइल की गई थी उस समय पर आवश्यक पीरियड जो 2 साल का इनका सेपरेशन का होना था वो पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए ग्राउंड ऑफ डिजर्शन तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं और क्रुएलिटी साबित नहीं होती। ये सब कहते कहते प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट ने इस डिवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब यहाँ पर ये पति महोदय इससे एग्रीव्ड होते हैं और ये जो प्रेजेंट अपील है जो कि लाई कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें इस प्रेजेंट एप्लीकेशन को या इस प्रेजेंट अपील को फाइल कर देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दोनों तरफ का रिकॉर्ड रखा जाता है, दोनों तरफ की गवाहियां पूरी पढ़ी जाती हैं, दोनों तरफ के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, दोनों तरफ के सबमिशन, सारी दलीलें सुनी जाती हैं। और यहाँ इन सब चीज़ों को देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि फिजिकल क्रुएलिटी तो नज़र आ जाती है, लेकिन अगर हम डिवोर्स की बात करें तो डिवोर्स को ग्रांट करते समय मेंटल क्रुएलिटी को भी रिकॉग्नाइज और एस्टेब्लिश करना बहुत ही हालांकि चैलेंजिंग हुआ करता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट जो पारित की गई थी V भगत वर्सेस D भगत, उसका जिक्र किया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि जब इन दोनों पक्षों के बीच में मेंटल पेन और अग्नि सफरिंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जिससे इन दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो उठता है, तो उस केस में और ये भी देखने की बात है कि अगर क्रुएलिटी किसी एक केस में किसी वजह से है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रुएलिटी किसी दूसरे केस में भी क्रुएलिटी एस्टैब्लिश हो सके, क्योंकि हर एक केस के अपने अलग अलग
फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हुआ करते हैं, तो हर केस में क्रूएलिटी अलग होती है और उसको एस्टैब्लिश करके उसको ग्राउंड में तब्दील करना अलग हुआ करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा क्लियरली कि इस पत्नी ने अपने पति के ऊपर फॉल्स केसेस किए हैं, सिर्फ पति के ऊपर ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर भी सभी को इन्होंने लपेट लिया है झूठे केसों में। 5 मार्च 2002 को ये पत्नी कहती हैं कि जब इनके पति घर में मौजूद नहीं थे तो इनके ससुर एक कमरे में इनको खींच करके लेकर के जाते हैं, जहां पर इस पत्नी की सास और दादी सास पहले से मौजूद थी और वो उन सभी लोगों के सामने इस बहू के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इस पत्नी ने कभी भी किसी भी कंप्लेंट में, किसी भी कोर्ट में आज तक इस एलिगेशंस के खिलाफ या यूं कहें कि इस अत्याचार के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आज तक लॉन्च नहीं की। ये दोनों पति और पत्नी बहुत बार अलग अलग पुलिस स्टेशंस में गए, बहुत बार इन लोगों की काउंसलिंग हुई, बहुत बार इनके 107-51 के कलंदरे कटे, बहुत बार क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इस पत्नी ने कभी भी इस रेप का जिक्र कहीं पर नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि ये एक झूठा एलिगेशंस नया लेकर के आई हैं ये पत्नी इस रिटर्न स्टेटमेंट में, जो कि पति महोदय ने इनके खिलाफ निचली कोर्ट में यानी कि फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल की है। इसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि 11 अगस्त 2007 को ये पुलिस एक कंप्लेंट फाइल करती हैं और जो कि तब्दील होती है 498A 406 34 IPC में, और ये एडमिटेड फैक्ट है कि ये सारे के सारे लोग, जिन भी लोगों के ऊपर इन्होंने यानी इस पत्नी ने झूठे लांछन लगाए हैं, वो कुछ भी साबित नहीं कर पाती हैं और आखिरकार ये सभी 29/11/2017 को बरी हो जाते हैं। इससे पता चल जाता है साफ साफ कि ये पत्नी कितने झूठे लांछन शुरुआत से लगा रही थी। इसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने रवि कुमार वर्सेस जुल्मी बाई के केस का जिक्र किया, जिसके अंदर इस पत्नी ने रैकलेस, फॉल्स, डेफेमेटरी एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लगाए थे और इन सभी डेफेमेटरी एलिगेशंस की वजह से जो भी रेपुटेशन थी रवि कुमार और उनकी फैमिली की समाज में, वो सारी की सारी फैमिली की जो रेपुटेशन है वो ख़त्म हो जाती है और ये अपने आप में एक क्रुएलिटी बहुत बड़ी हुआ करती है। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने रीता वर्सेस जय सोलंकी के केस का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि जब इन दोनों का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के चलते नीचे ट्रायल चल रहा था तो पति और उसके घर वालों का कैरेक्टर असैसिनेशन इस पत्नी के द्वारा बार बार बहुत बार हुआ। 107-51 के कलंदरे बहुत ज़्यादा बने हैं। पुलिस स्टेशन ये बार बार इस पति को जाना पड़ा है और पुलिस स्टेशन ऐसी जगह नहीं हुआ करती जहां पर आप जाकर के कोई पिकनिक मनाने जाएं या आप खुशी से जाएं, तो इस पति को बार बार जिल्लतें सहनी पड़ती थी पुलिस स्टेशंस में बार बार विजिट करते समय। और जितनी बार ये पुलिस स्टेशन में जाता था उतनी बार ये डरा हुआ होता था, इसके सिर पर तलवार लटकी होती थी डर की, और वो ये डर से जाता था कि कहीं ऐसा कोई एलिगेशन इसने झूठा ना लगा दिया हो जिससे उसको हाथ की आत वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाए। इतना ही नहीं, इसने पति के साथ साथ सभी परिवार के सदस्यों को झूठ में या झूठे केसों में लपेट लिया था बुरी तरह से। बार बार उनको धमकी दे रही थी और वो धमकी देती थी बार बार पुलिस स्टेशन में बुलाने की। ये बात साबित हो चुकी है और क्योंकि ये बात सारी साबित हो चुकी है और एक बार तो इस पत्नी ने अपने पति के ऊपर पुलिस में तब भी फोन कर दिया था जिस समय पर उसका पति घर में मौजूद भी नहीं था और उसने कहा कि उसका और उसके पति का झगड़ा चल रहा है। ये सारी चीजें क्रुएलिटी हुआ करती हैं और ये तो एडमिटेड फैक्ट है ही है कि 498A 406 34 IPC के जो FIR दर्ज की गई थी इस पत्नी के द्वारा झूठे लांछनों के साथ, उसमें ये सभी लोग बरी हो चुके हैं। यहां पर ये पत्नी इस झूठी FIR में जिक्र करती हैं कि इनकी मदर इन लॉ इनसे फोन कॉल किया करती थी,
एसी की डिमांड करती थी, 5 लाख की डिमांड करती थी। और उसके बाद वो कहती है कि 25 जुलाई 2003 को इनकी मदर इन लॉ ने इनसे गिफ्ट्स और कपड़े की डिमांड की तीज के अवसर पर। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात बिल्कुल साफ साफ कही कि ये जो डिजर्शन हुआ है इसमें ये खुद गई है इस घर को छोड़ के या ये निकाली गई है, ये बहुत बड़ी एक डिबेट का टॉपिक है। लेकिन ये एक फैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है इस रिकॉर्ड को देखने के बाद, सबमिशंस को देखने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद, कि इसके पति ने, यानी कि जो ये अपीलेंट हैं जो कि हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए कि इनकी पत्नी वापस आ जाए, लेकिन इनके एफर्ट्स के बावजूद भी ये वापस नहीं आई। और यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात और कही कि इस पत्नी का अपने पति को बार बार बुलाए जाने की मिन्नतें करने के बावजूद भी वापस ना आना, बहुत बार अपने पति को पति और पत्नी के संबंध बनाने से रोक देना, ये अपने आप में बहुत सफिशिएंट ग्राउंड्स होते हैं क्रुएलिटी के। और ये तो एडमिटेड फैक्ट है ही कि 2007 से ये अलग रह रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो चुके हैं इन दोनों को अलग होते या अलग रहते रहते। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स का जिक्र किया कि जिसमें अगर बहुत लंबा सेपरेशन हो, जैसा कि इस केस में 17 साल का इनका सेपरेशन है, तो ये अपने आप में डिवोर्स का ग्राउंड हुआ करता है। और यहाँ पर नवीन कोहली एंड नीलू कोहली के केस का विस्तार से वर्णन किया गया। ब्रोकन मैरिज के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि इनकी शादी इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी, 17 साल से ये लोग अलग अलग रह रहे थे, इन दोनों के बीच में रहने का कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा था। तो ये अपने आप में ब्रोकन मैरिज है, क्योंकि अब ये एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं मंजूर कर रहे थे। और यहां पर समर घोष वर्सेस जया घोष के केस का भी जिक्र किया गया। इस प्रेजेंट केस के अंदर भी ये पार्टी 17 साल से अलग रह रही हैं। इन दोनों के रिकंसिलेशन का कोई भी एक भी चांस यहां नजर नहीं आ रहा है। पत्नी ने बार बार फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं पति पर और पति के अन्य परिवार के सदस्यों पर। बार बार इस पत्नी के द्वारा फॉल्स पुलिस रिपोर्ट्स की गई हैं और बहुत सारे क्रिमिनल ट्रायल्स को फेस करना पड़ा है इसके पति को भी और इसके पति के अन्य परिवार के सदस्यों को भी। और ये सारी चीजें होती हैं सोर्स ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। अब क्योंकि इनको इतनी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना मिल चुकी है और ऐसी स्थिति में अगर इन दोनों को एक साथ रहने के लिए कह दिया जाए तो ये इन दोनों के साथ बहुत बड़ी क्रुएलिटी, बल्कि अभी जो हो रही है उससे भी ज्यादा बड़ी क्रुएलिटी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का फेथ, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और लव का कंप्लीट लॉस हो चुका है। और ये सोचना नामुमकिन है कि ये दोनों एक साथ कभी रह भी पाएंगे या रह भी सकते हैं। और ये सब कहते कहते दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अपील को अलाउ कर दिया और जो इन दोनों के बीच में जो मैरिज हुई थी 15 फरवरी 2002 को, उस शादी को डिसॉल्व कर दिया बाय ए डिक्री ऑफ डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1)(1)(a एंड 13(1)(1)(b। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि आप पत्नियों को कितनी बार वीडियो के माध्यम से या वैसे भी काउंसलिंग के माध्यम से, मीडिएशंस के माध्यम से हम बार बार ये कह चुके हैं कि प्लीज झूठी कंप्लेंट्स करने से बचिए, प्लीज झूठे केसों की धमकी देने से बचिए, बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी देने से बचिए, बुजुर्ग सास ससुर को प्यार मोहब्बत या इज्जत से रहने के लिए उनको छोड़ दीजिए, उनको झूठे केसों में ना लपेटिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप पत्नियां नहीं मान रही हैं झूठे केसेस करने में और आपको ऐसा लगता है कि 498A का अगर दुरुपयोग कर सकते हैं तो क्यों ना करें। आपको ये लगता है कि इससे बढ़िया लाठी कोई भी नहीं हो सकती। मैंने आपको कल ही एक ऐसे केस का हवाला दिया था जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा जा चुका है कि 498A एक नई तरह का कानूनी आतंकवाद का रूप ले चुका है। और यहां पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सारी बातों को देखने के बाद, सारी बातों को समझने के बाद, पत्नी के बार बार झूठे आरोपों की कंप्लेंट्स को देखने के बाद, पुलिस को बार बार बुलाए जाने की धमकियों को देखने के बाद
क्लियरली ये कह दिया कि पत्नी द्वारा पति पर झूठे आरोप लगाना, पुलिस को बुलाए जाने की लगातार धमकी देना क्रूरता का कार्य है, ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। और इस ग्राउंड पर इस अपील को अलाउ करते हुए इन दोनों के बीच की शादी को डिसॉल्व कर दिया बाय ए डिवोर्स डिक्री। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।